चुनाव मतलब एनडीटीवी। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह। हमारे साथ खूबसूरत ऑडियंस, एक खूबसूरत कलरफुल ट्रक। अपने लिए सबसे पहले तालियां बजा दीजिए प्लीज। देखिए, जब जब चुनाव का मामला होता है तब रंग अपने आप आता है, तब गर्मा गर्मी भी बढ़ती है, लेकिन मजा तभी है जब आपके चेहरों पर स्माइल होगी, तालियां होंगी और रंग होगा। रंग तो आप देख ही रहे हैं हमारे ट्रक पर है। ये ट्रक जो है 40 शहरों में जाने वाला है और वहीं हम 4000 किलोमीटर तय करेंगे देश भर में, क्योंकि देश भी हमारा रंगीन है। लेकिन देश का सबसे रंगीन कोना कौन सा है? वाह, हमारी ऑडियंस भी स्मार्ट है और आप और स्मार्ट। इन्होंने कहा दिल्ली 6। दिल्ली 6 के लिए तालियां, चांदनी चौक के लिए तालियां, पुरानी दिल्ली के लिए तालियां, क्योंकि यहां में जो लोग हैं उनमें जायका भी मिलता है वो चाट का। इनकी बातें चटपटी है चाट के जैसी, और बाजारों में जो रौनक मिलती है वो भी आप लोगों की वजह से। और आज उसी रौनक को देखने हम यहां पर आए। एक बार फिर से जोरदार तालियां और दिल्ली का एक और रंग, विच इज पंजाबी रंग भी। सो वो भी थोड़ा दिखावांगे। सो नाउ वी हैव फोकिंग देसी भांगड़ा ग्रुप opening the act, opening the NDTV election carnival. जोरदार तालियां इनके लिए। तो देखिए, समा जो है बहुत अच्छे नोट पर शुरू हुआ है, लेकिन अब यहां से बात हो जाएगी पॉलिटिकल, बिकॉज वी हैव विद अस मारिया शकील एंड सुमित अवस्थी। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चांदनी चौक। थैंक यू सो मच। एंड हम लोग यहाँ पर मौजूद है। रंग देखिए सुमित, इलेक्शन के रंग हैं इतने सारे, कोई रंग छूटा नहीं आपके ट्रक पे। और इस परफॉर्मेंस के बाद अब पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बारी। असली रंग तो उसी का है। हाँ। परीक्षा तो नेताओं की है, नेताओं के चेहरे पर इन दिनों रंग उड़ा भी रहता है। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनको उम्मीद का रंग भी। बिल्कुल, और उनको मंच देना चाहिए। चलिए बुलाते हैं हम आज के मेहमानों को। जी, आज के मेहमान आज पहले एपिसोड में, क्योंकि हम दिल्ली में मौजूद हैं, राजधानी में हैं, कहने को ये दिल्ली 6 है, चांदनी चौक का इलाका है, पर दो ऐसी शख्सियत जो दिल्ली को भी अच्छे से जानती हैं और देश की राजनीति को भी बहुत अच्छे से जानती हैं। और ये बहुत ही पुराने नेता हैं और बहुत ही ऐसे नेता हैं जो पूरी दिल्ली उनको जानती है, इसलिए हमने शुरू किया। इनवाइट करते हैं अब हम। जोरदार तालियां बजाइए। पहले मैं बुलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के इसी सीट चांदनी चौक के कैंडिडेट प्रवीण खंडेलवाल जी को। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। प्लीज कम आइए। स्वागत है, आइए। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा ने दिल्ली की 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है, और इसीलिए हमारे साथ अगले गेस्ट हैं कांग्रेस के हारून यूसुफ साहब। आइए। इस इलाके से आते हैं और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे। स्वागत है आपका। वेलकम अरुण भाई। मैं एक चीज क्लियर कर दूं शुरुआत करने के पहले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टाई अप हुआ। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 4 पे आप लड़ रही है, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। इस जगह पे हम जहां मौजूद हैं, ये जगह कांग्रेस के खाते में आई है, तो कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, हारून यूसुफ साहब। इस जो गर्मजोशी के बीच में पहला सवाल प्रवीण भाई मेरा आप ही से है, क्योंकि हम आपके इलाके में, आप घोषित उम्मीदवार हैं बीजेपी के यहाँ से, और नए चेहरे हैं, पुराने को हटा के आप आए हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। सवाल मेरा आपसे है कि पैर ठीक है? मेरा पैर भी ठीक है और मेरा उत्साह भी जोरदार है, और चांदनी चौक रिकॉर्ड मतों से हम जीत रहे हैं। चलिए, अभी तो आपके सामने कौन आया नहीं पता लगा, लेकिन अब मैं मूल सवाल पे आता हूँ। कैसे करेंगे 400 पार? बड़ा नारा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है। ये हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार। 400 पार की एक रोड मैप है, एक योजना है। 400 पार में हर एक सीट का महत्व है।
तो जैसे मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरा और मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल, उनका उत्साह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल और उसकी जितनी सफलताएं हैं, वो सब मिलाकर के अगर हमें कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बना दें तो 400 पार बहुत आसान है। मुझे लगता है कि 400 से ऊपर भी आंकड़ा जा सकता है। तो 400 पार करने के लिए दिल्ली के 7 एमपीज को बदलना पड़ा, 7 में से 6 को। देखिए, आप इसे बदलना कह रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ, अरे तुम्हारे यहाँ तो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ यार, तुम क्या बात कर रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें, जैसे अगर आप मुझे देखें तो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मेरी लीडरशिप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो किसी को हटाना या ऐसा नहीं है, संगठन है, संगठन में बहुत सारे आयाम हैं। जो मुझसे पहले थे उनके लिए जिम्मेदारी थी, अब हो सकता है कि उनको किसी दूसरे आयाम में भेजा जाएगा। मुझको यहाँ काम करने का मौका दिया, 35 साल मुझे कहा गया कि आप व्यापारी क्षेत्र में काम करो, मैंने व्यापारी क्षेत्र में काम किया। अब उन्हें लगा कि मैं इस क्षेत्र में शायद उपयुक्त हो सकता हूँ, तो मुझे यहाँ बोल दिया, और जो यहाँ थे उनको कहीं और भेज देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य प्रक्रिया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप अगर देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप जो बोल रहे हैं ना, दोनों बातें, 400 वाली बात भी आपने कही और डेमोक्रेटिक सेटअप की बात भी की, दोनों बातों में हारून भाई हाँ में सर हिला रहे थे माइक पे। कितनी डेमोक्रेसी है ये तो प्रवीण भाई दिल पे हाथ रख के बताएंगे। लेकिन जहाँ तक अभी मारिया जी ने पूछा कि कैंडिडेट 6 तो बदल दिए, एक ही को रखा है पुराने वाले को, ये 400 पार इसी तरह होगा, क्योंकि जब विश्वास ना हो, उन्हें पता है कि 10 साल में तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, चांदनी चौक जहां हम बैठे हैं वहां हर्षवर्धन जी 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मेरे साथ वो असेंबली में भी 3 मरतबा रहे और मेरे बड़ा करीब रहे, लेकिन इस चांदनी चौक हल्के में वो नहीं दिख पाए। आज जो हालत है चांदनी चौक की, वो लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कितनी बार देखा। लेकिन हारून, और अगर इतने काबिल थे तो उनको जब कोविड का हुआ तो उनको क्यों हटाया गया? लेकिन हारून भाई सवाल ये है, मैं एक बात बोलूं इनको। हाँ, जवाब दे दीजिए। हारून जी, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। अरे आप अपने यहाँ कैंडिडेट क्या कर पा रहे हो और टिप्पणी कर रहे हो कि हमारे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आज 30 दिन हो गए मुझे कैंपेनिंग करते हुए, आप 30 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। या तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि इन्होंने वॉक ओवर दे दिया क्योंकि इनके पास में कोई उम्मीदवार नहीं है। ऐसा है प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी पूरा डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, वो तो पता है, और सबसे बातचीक करके फैसला करती है। आपके यहाँ एक व्यक्ति फैसला करता है और कैंडिडेट तय होता है। हारून भाई, सवाल ये भी है, हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति फैसला करता है और इनके यहाँ पर जमात बैठती है। अरे एक परिवार को लाते लाते आपको जिंदगी बीत गई हारून भाई, उससे आप बाहर नहीं निकल पाए हो। हमारे यहाँ तो प्रोसेस देखो आप, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी, जेपी कितनी लीडरशिप है। तो आप कम से कम अपने घर में देखो जहाँ पर आप अभी तक रुके हुए हो। चलिए उस घर की बात करते हैं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई कांग्रेस का नेता यहाँ पे शामिल हो रहा है। आप बताइए कि ऐसे क्या मान ले कि कुछ दिन के बाद यहाँ पर भी कुछ और ना हो। आप जो जिन लोगों के नाम बड़े बड़े घोटालों में थे, वो ऐसी वॉशिंग मशीन में अंदर गए, 25 नेताओं में से 23 नेता को वॉशिंग मशीन ने साफ करके भेज दिया। मैं समझता हूँ कि आना जाना और जो लोग जा रहे हैं। गौरव वल्लभ ने कौन सा घोटाला किया था, वो क्यों चले गए? संजय निरुपम क्यों चले गए? बॉक्सर विजेंदर क्यों चले गए? वाले थोड़ी हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ घोटाले वाले भी नहीं है, नॉर्मल लोग भी जा रहे हैं। सुमित भाई, जिनके मन में बहुत सारी और उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी, वो उम्मीदवारों को भी रास्ता दिखाया जा रहा है। ये बताएं, आप ये मानेंगे हारून भाई कि आपकी पार्टी लीडरशिप जो है वो एम्बिशंस को मैच नहीं कर पा रही, क्योंकि आप कैंडिडेट्स भी ढूंढ रहे हैं। इन्होंने सही कहा, 30 दिन हो गया इनको अनाउंस किए हुए, ये कैंडिडेट है यहाँ के, आपका कौन है आप बता नहीं पा रहे हैं। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में ये आखिर में पूरी वर्किंग कमेटी बैठती है,
सी बैठती है, उसका फीडबैक लिया जाता है और फिर उसको डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सा है जिसपे तमाम लोगों की सहमति है। लेकिन अगर इतना अब डिले आप- होगा, अरुण भाई, हाँ। ये काम तो सिटिंग जो एमपीज होते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उनके लिए कोई और रोल है कि नहीं। बीजेपी ने ये काम कर लिया, अनाउंस कर दिया प्रवीण खंडेलवाल को। हमारे यहाँ पार्टी का आपके पूरा तो- स्ट्रक्चर है। अब तो 10 साल से एक्चुअल सीपीएम नहीं है। एक्चुअल में क्या है सवाल सुमित इस भाई? बात का है, सुमित भाई क्या है, हरमन मैं जी बोलूं? बोलिए। क्या है कि दिल्ली से कांग्रेस की सारी मामलात उखड़ चुके हैं। मजबूरी में इनको उस पार्टी का जूनियर बनना पड़ रहा है यहाँ पर, जो पार्टी के नेता इसी रामलीला मैदान में खड़े होकर के, और जिन्होंने उस वक्त मनमोहन सिंह से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के इन सब लोगों पर आक्षेप दिए, और आज ये उसकी बी टीम बन करके यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उसकी बैसाखियों पर ये दिल्ली में सुमित चलेंगे। ये भाई, ऐतिहासिक इसीलिए इसीलिए क्योंकि उन्होंने आम आदमी जाइए, पार्टी का मैं नाम बोला है, एक चीज तो बोलता इसलिए हूँ, मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहेंगे मारिया, हम ऐतिहासिक जगह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई याद दिलाने के लिए। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला यहाँ खेली जाती है। इसी रामलीला मैदान पर आज़ादी के पहले भी आंदोलन हुए और वर्तमान समय भी सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ आज से करीब 10-12 साल पहले, अन्ना हजारे के वक्त का आंदोलन, यही कांग्रेस की सरकार, यही हारून यूसुफ साहब तब करता धरता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, और पूरी की पूरी जड़ें हिला दी थी। अब जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी 3 दिन पहले यहाँ रैली हुई, जिनको सत्ता से उखाड़ कर फेंका गया, उन्हीं के साथ बैठकर आपने इस मंच का इस्तेमाल किया रैली करने के लिए, और ये कहा गया कि अब हम मिलके भाजपा को उखाड़ देंगे। दिल्ली के अरविंद अंदर- केजरीवाल ने इसी मैदान पे कहा था, नहीं, मैंने कहा था। आरोप भी लगे तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जी। अब क्या हुआ? आरोप लग गया, जेल में है तिहाड़ में, दिल्ली और वो की कुर्सी नहीं छोड़ रहे अभी हैं। दिल्ली की क्यों? जनता ने, अभी लाखों लोग इसी बात पे इकट्ठा हुए हैं, लाखों लोग इसी दिल्ली की राकेश भाई, दिल्ली की जनता ने तय राकेश किया भाई, है मेरा एक सवाल कि आपसे। केजरीवाल ही राकेश भाई, चाहे बाहर रहे, राकेश चाहे भाई, वो अंदर रहे, केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री अच्छा, रहेंगे। राकेश इसमें भाई, कोई शक नहीं है। अच्छा, राकेश भाई, प्रवीण, और मैं प्रवीण जी, राकेश भाई, मेरा एक और सवाल। प्रवीण जी सुन लीजिए, सुनो मेरी अगर बात। मोदी जी ने 6 कैंडिडेट क्यों बदल दिए आपके खिलाफ? एनडीए अच्छा, मेरा- से है। जनता के बीच में हैं हम सुमित, मारिया, अब जनता over to से you. सवाल होने चाहिए, और यहाँ पर एक कवि बैठे हुए हैं, इनका कुछ कहना है, आप अपनी कविता सुनाइए। देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया, और कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे? ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे? इस ऑडियंस में और एक और कवि हैं यहाँ महिलाएं भी है पर पीछे। जो बैठे हुए हैं, आप बताइए। देखिए, मैं अपने शब्दों में सिर्फ यही कह सकता हूं कि नफरतों का सभी पॉलिटिक्स पार्टियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, इजाज़त लेते हुए प्रवीण जी और हारून भाई से, कि नफरत मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन मुझे लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं कि नफरतों का ये असर देखो, अब जानवरों में भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे देख कर ये हैरान रह गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मंदिरों में गए तो पंडित दिखे, मस्जिदों में मुसलमान दिखे, लेकिन शाम को माफ करना, जब मैं खाने गए तो वहां सब इंसान दिखे। ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा अंदाज जमाने को खलता है क्योंकि मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं अमन पसंद हूं, ये सबकी आवाज है, मैं अमन पसंद हूं। मेरे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल और हरे में मत बांटो, बस मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। बहुत शुक्रिया। तिरंगे के रंग से सुमित, इसी तिरंगे के बहुत रंग से खूबसूरत। अब आगे आप सवाल पूछिए और बहुत- फिर ऑडियंस से सवाल आएंगे। बिल्कुल, इसके बाद पूछिए। एक जी हारून भाई बोलिए, आप कुछ बोलना देखिए, चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा 400 पार की नारे भी लग रहे हैं, हमारे भाई नारे लगा रहे हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो सवाल कर रहे थे कि तमाम पार्टियां क्यों इकट्ठी हुई, तमाम पार्टियों का एक ही सिद्धांत है आज कि किस तरीके से देश का संविधान बचाए, जो किसानों का हाल हो गया देश के अंदर उनको किस तरीके से राहत दी जाए, आज महिलाओं की सुरक्षा का जो हाल है उसका क्या किया जाए। इस तमाम चीज़ की वजह से हम तमाम लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हैं, और हम आने वाले, इससे पहले भी आपने सुना था बंगाल के अंदर का 200 पार, एक सवाल, तेलंगाना में एक सवाल। 75 पार। अरुण भाई, आपने पूरी बात की, मैं आप भी मौका दूंगा। हमको पता है एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है, दूसरी तरफ बड़ा सा वैक्यूम है, ब्लैंक है, जीरो दिखता है। चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर क्यों आदमी वोट करे? अगर आप इनसे कहें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होने वाला है, एक नाम तो बताइए। खड़गे जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, देखिए, ममता बनर्जी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, कौन होंगे? एक तूफान है, एक भीड़ है
जो दिख नहीं रही है। सुमित जी। जो भी जब चुनाव खत्म होगा उन्हीं के बीच में से एक आदमी चुना जाएगा सुमित जी, मैं बताऊं? जो इस देश का नेतृत्व करेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ है। कितना नहीं, कंसर्न है मैं जनता के बीच में मैं एक कि मिनट- एक मैं- तरफ मैं- प्रधानमंत्री मैं- मोदी, मैं- दूसरे तरफ कोई नहीं। पहले खंडेलवाल जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये इनकी चिंता ही नहीं है। वो जो आपने कहा ना इतना बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि इनको पक्का मालूम है कि वो वैक्यूम तो रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि प्रधानमंत्री वही बने, इसलिए इनके यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा हो ही नहीं सकती। 2004 में भी हिंदुस्तान बहुत चमका था, हाँ। आज भी उसी तरह चमकाने की उससे ज्यादा चमक रहा है, उससे ज्यादा चमक रहा है हारून भाई। फिर से जनता की मैं आवाज। चाह रहा हूँ मारिया, मैं चाह रहा हूँ जनता से अगर ये पूछा जाए, हाँ। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ये मैं जनता हाँ, ये पूछिए जनता से हाँ। कि प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो मोदी जी के सामने किसको देखना चाहते हैं, बताइए। उनके हिसाब से कौन होना चाहिए? यही सवाल मोदी जी के सामने जो दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क है, कौन है वो, कौन है? मोदी जी के सामने, मोदी जी के सामने कोई नहीं है, क्योंकि ये तो जितने दिग्गज जिनके अभी हारून भाई नाम ले रहे हैं, यही तय नहीं कर पा रहे। ममता, लालू, मुलायम, राहुल, यही आपस में तय नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी जी हैं। और अभी मेरे अपने भाई ये कह रहे थे कि गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान का हो गया। अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस जिम्मेवार है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहते थे कि संसाधनों में पहला अधिकार है तो अल्पसंख्यकों का है। 100 जिले छाटते थे तो पूछते थे वो जिले छाटो जहां मुसलमान पिछड़ा रह गया। आज प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि संसाधनों में पहला अधिकार दलित का, पिछड़े का, वंचित का, गरीब का, शोषित का है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं 100 जिले वो छाटो जो डेवलप नहीं हुए, वहां हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, क्रिश्चियन आ गया। तो मोदी जी जो है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं और देश सारा इस बात को समझ रहा है। मारिया, बहुत ही पर्टिनेंट बात उन्होंने उठाई है। जो उन्होंने एक मिनट मैं आऊंगा। एक मिनट, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं और हारून भाई आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों आप लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, जो उन्होंने एक लाइन में, मैं जिसको समझाना चाहता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी पर ये इलेक्शन कार्निवाल की कवरेज लगातार जारी है, छोड़िएगा मत हमारा साथ, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाने वाले हैं आने वाले 3 महीनों के अंदर। तुरंत लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार ये कारवां चल रहा है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी और हारून यूसुफ जी, और यहाँ पर दिल्ली 6 चांदनी चौक की आवाम मौजूद है। जोरदार तालियां दोस्तों। पहले मैंने वादा किया था कि आप जवाब देंगे। बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस ने देश में बंटवारा किया है, कांग्रेस ने मुसलमानों को अपीज करने के चक्कर में बंटवारा कर दिया। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आज इस देश में जिस तरीके की राजनीति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बांट दो, कांग्रेस तमाम धर्मों को साथ लेकर चली है और हिंदुस्तान की तारीख और इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जिस पुराने शहर में हम बैठे हैं, भाई साहब अभी बोल रहे थे, ये गंगा जमनी तहजीब का, सभ्यता का सबसे बड़ा गहवारा है। ये एक छोटा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सारे कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि नहीं कहा था कि मुसलमानों का हक पहला है? किसने कहा? लाल किले की प्राचीर से आप देख सकते हैं। देखिए, ये बातें बहुत सालों से हो गई, अब गुमराह करना बंद कीजिए। गूगल पे लोगों का नाम लेकर गुमराह करना बंद कीजिए। पूरा भाषण बताइए, क्या भाषण था? ठीक है, पब्लिक के बाद सुमित और आवाज और सवाल ले लीजिए। महिलाएं भी वहाँ पर खड़ी हैं, मुझे महिलाओं से बात करने दीजिए। और जी, महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं का इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अभी आपने हमारे निगम पार्षद जी से बात की थी, जबकि वो इस क्षेत्र के निगम पार्षद नहीं है। यहाँ की निगम पार्षद किरण जी हैं, जो उनकी वाइफ हैं। तो जवाब देने के लिए उनको आना चाहिए था, राकेश जी को नहीं। ये हमारी नारी शक्ति का सम्मान जो मोदी जी ने आज हमें यहाँ लाकर खड़ा किया है, और हम आमने सामने आपसे बात कर पा रहे हैं और अपना इंटरव्यू दे पा रहे हैं और अपनी बात आपके सामने रख पा रहे हैं, भारत के समक्ष रख पा रहे हैं।
जी बताइए। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? यही मैंने सवाल इनसे पूछा था, आपसे भी पूछेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमें अब की जीत लेनी है, 400 से पार जाना है, 400 पार जाना है हमें। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है। महिलाएं भी इस बार आकर के इंथुजियाज्म से वोट करेंगी, बाहर आएंगी, वोट करेगी, पूरी वोट होगी आपकी बार। इस बार हम सब आगे आएंगे और हम सब वोट करेंगे और सबको एनकरेज करेंगे कि शांत, आकर आगे वोट दीजिए। आगे मुझे महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। धारा 370 जिसने हटाई हम उनको लाएंगे। इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे ना? 3 तलाक जिसने हटाए हम उनको लाएंगे। और ये सेंटिमेंट हमने देख लिया कि राम मंदिर, राम जिसको लाए हम उसको लेकर आएंगे। इसके कांग्रेस पार्टी के पास भी जोड़ नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अपने नेता जो राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं वो कांग्रेस की नीति से परेशान है। जो चिट्ठी लिखी गौरव वल्लभ ने, रोहन गुप्ता ने इसी का जिक्र किया कि कांग्रेस सनातन की विरोधी होती जा रही है। देखिए, भगवान राम का सब सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी मजहब का या धर्म का आदमी हो। सवाल इस बात का है, भगवान राम को पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पे इस तरीके से लाया जा रहा है जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने कराया था। राम मंदिर, जो भगवान राम का जो मंदिर बना था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया था। और सवाल इसका है कि आप किसी को सारे लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, बाद में कितने लोग मना कर दिया, आपको इनवाइट किया गया था। कितने लोग राम मंदिर जा रहे हैं बराबर वहाँ पर। हारून भाई जी, आप प्रवीण जी, आप जिस कोर्ट का मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि हारून भाई जैसे व्यक्ति अज्ञान का सहारा ले रहे हैं। जिस कोर्ट के फैसले का वो जिक्र कर रहे हैं वो फैसला कांग्रेस के ज़माने में आया था। उसके बाद आप लोग चुप रहे। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि देखिए राम मंदिर एक मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। राम भारत के दर्शन है, राम भारत की संस्कृति है, राम भारत की सभ्यता है। और अगर उस संस्कृति और सभ्यता का जीवंत दर्शन अगर अयोध्या में हुआ, उससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो सवाल है कि जब आप कह रहे हैं फैसला आपके जमाने में आया, आप क्यों चुप रहे? आपने क्यों नहीं वहाँ पे कोई काम किया? वाली बातें हैं। नहीं, फैसला तो 2010 का आया हुआ है। ऐसा है, उसके बाद जो फैसला आया उसका सबने उसका सम्मान किया और सबने उसको माना। लेकिन हारून भाई, आपके पार्टी के खुद के लोग, अभी गौरव वल्लभ ने छोड़ा, जो सुमित बता रहे थे, सबका यही कहना है। देखिए, सवाल इस बात का है कि इंडिविजुअल जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस में रहे और आज क्या वजह है कि अचानक वो चले गए। उन्हें उस समय राम और सनातन याद नहीं आया जब कांग्रेस में थे। अगर उनको था तो उनको तो बहुत पहले छोड़ दिया। कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, गिरजाघरों की, सबको बराबर माना है। और कांग्रेस ने हमेशा जब ये निर्णय आया उसका सम्मान किया और जो भारतीय जनता पार्टी बनाया, सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी, अरुण भाई सम्मान किया। अगर एक मिनट शांत, भारतीय जनता, अरे सुनिए ना, बैठिए। भारतीय जनता पार्टी ने, और एक सवाल, एक कांग्रेस, इन्हीं के नेता कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल ने कोर्ट में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया। आप क्या बात करते हैं? बहुत सारे लोग इधर क्या बात करते हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हर धर्म की, हर मजहब की पूजा उपासना में विश्वास करती हैं और राहुल गांधी महाकाल के मंदिर में भी जाते हैं, राहुल गांधी और मंदिरों के दर्शन भी करते हैं, तो अयोध्या जाने में क्या दिक्कत थी? अयोध्या के जाके दर्शन अब तक क्यों नहीं हुए? मंदिर को खुले में 2 महीना हो गया है। भगवान राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें, दर्शन करें। राजनीति में क्या हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान राम का इज्जत, उनका सम्मान हर एक आदमी के दिल में है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से वो इवेंट बनाया गया, ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी ने कोई सम्मेलन बुलाया है वहाँ। अब ये मैं हारून भाई की बात से बिल्कुल प्रवीण भाई लोग, एक मिनट, लोग, देश के लोगों का ज्वार था,
राम मंदिर जाने वालों की आज भी लंबी कतार लगी हुई है, वो भाजपा के लोग नहीं है, सब जगह वो देश के लोग हैं। प्रवीण जी, आप क्या अरुण भाई, एक मिनट, इसको प्रवीण जी, ये प्रवीण जी। जानबूझ करके कांग्रेस के लोग भगवान राम को हमेशा भाव से जोड़ के देखते हैं, प्रवीण जी, क्योंकि इनके पास प्रवीण जी, उसका कोई तोड़ नहीं है। प्रवीण जी, इस सवाल, एक मिनट, अगर एक मिनट शांत, ये बताइए, अगर लोगों का ज्वार था, सब लोग जाना चाहते थे, तो शंकराचार्य जी क्यों नहीं गए? तीनों चारों शंकराचार्य ने क्यों विरोध किया? अगर दो शंकराचार्य क्यों नहीं गए? एक मिनट, दो शंकराचार्य यदि वहां पर नहीं गए तो इसका मतलब पूरा देश नहीं गया। शंकराचार्य से बड़ा कोई है हिंदू धर्म में? मैं कह रहा हूँ दो शंकराचार्य यदि नहीं गए, मान लीजिए किसी वजह से नहीं गए, मैं तो आपकी विरोध करके नहीं गए, क्या अधूरा बना है, चलिए, पूरा नहीं हुआ, ये सब चलिए बातें बोल के गए। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, अव्वल तो ऐसा है नहीं, मैंने आपकी बात मान ली, उसके बाद भी देश के रोज 2, 5, 10 लाख लोग रोज जा रहे हैं, तो क्या उनकी भावना कुछ नहीं है? दिल्ली में हम हैं तो इसलिए अब डिस्कस करते हैं दिल्ली के मुद्दे क्या हैं। अच्छा, ठीक है। परवीन खंडेलवाल जी, आप जा रहे हैं जनता के बीच, आपसे जो पहले सांसद थे उनको बदल दिया गया है, तो फिर आप किस इशू पर वोट मांगने जा रहे हैं? पहली बात तो उनको बदला नहीं है। ठीक है, अब किस इशू पे वोट मांग रहे हैं पहले ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का कार्यकाल, इससे पहले जो हमारे सांसद अभी फिलहाल में हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में किए हुए असंख्य काम, और दिल्ली सरकार द्वारा इस लोकसभा क्षेत्र की गहन उपेक्षा, ये कुछ बड़े बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम घर घर जा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बता दिया इस इशू पर वो वोट मांगने जा रहे हैं, आपका काउंटर नैरेटिव क्या है? देखिए, आज जिस तरीके से छोटा व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी आज जिस हालात से गुजर रहा है, ये चांदनी चौक है जहाँ पास का इलाका है, यहाँ जिस मुश्किलों से आज छोटा व्यापारी दो चार हो रहा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। दिल्ली के अंदर जो हाल ट्रैफिक का हो गया है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की यह हालत है कि खुलेआम लोग गोली मार के लोगों को चले जाते हैं और कोई उसका संज्ञान नहीं लेता। आज दिल्ली के अंदर कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया। और अभी खंडेलवाल जी बहुत हमारे मित्र हैं, वो अभी बता रहे थे कि जब आपने पूछा क्या काम किया, जो 10 साल से एमपी थे वो बता दें क्या काम किया। आप हाथ लगा के रोक दे रहे हैं सुमित भाई, मेरा ये कहना है 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, हारून भाई उस कैबिनेट में रहे, अब शक्तियां सारी यही थी। इनको एक बार झगड़ा हुआ नहीं हुआ, इनको थैंक यू बोलिए। किसका? इन लोगों ने तो हटवाया शीला दीक्षित को, और आज शीला दीक्षित को और इन लोगों ने आज हटवाया। इनके साथ खड़े हैं। जिनको हटाया इनकी भी मजबूरी है, ये इनको भी बैसाखी चाहिए और इनको भी बैसाखी चाहिए। किसी को किसी की बैसाखी नहीं चाहिए। मैं आवाम हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हारून भाई, सवाल जनता से पूछते हैं। एक शांत नहीं, आप खड़े हो जाइए। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मसला इस चुनावों में क्या है? आपको लगातार कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था ऊपर से। सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त देश के सामने है, लोकतंत्र और संविधान का है। ये कह रहे हैं 412 भी प्रवीण जी ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं कर लेते हैं, इसका मतलब है प्री प्लान है ना, मशीनों के जरिए वो कर लेंगे सब। तो इस वक्त जो है महागठबंधन ये समझ गए, तेजी से बढ़ रहा है। समझ गए देश की जनता जिस प्रकार के साथ में है, आपातकाल के दौरान यही मोदी का मैनेजमेंट है, मोदी का गांधी को हटाया यही था, है। उसी तरीके से ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन सब मिलकर इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। मैंने आपसे मुद्दा होगा संविधान, आपने बात की, बैठिए। संविधान को बचाना है, अगर संविधान नहीं बच रहा होता तो हम सब इकट्ठे इकट्ठे होते हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुमित तोमर हूँ। अरे वाह, सुमित जी बताइए। सुमित आस्किंग सुमित, मेरा नाम भी सुमित है। अच्छा, ऐसा एक बात ये है, ये इतनी देर से भाषणबाजी हो रही है, इनसे ये पूछो नारी शक्ति का सम्मान मोदी ने किया, इनके 3 नेता स्वामी चिन्मयानंद कहाँ हैं? इनसे पूछो कि जब ब्रजभूषण शरण ने आंदोलन किया, जब क्या हुआ? हम अपने देश के पहलवानों का सम्मान नहीं कर सके और ये यहाँ शोर मचा रहे हैं कि हम नारी शक्ति। ये जय श्री राम कहने ने जय सिया राम कहने से दिक्कत क्यों है? ठीक है, अरे रुको, अभी नहीं, और रुक जाओ, और भी है। और पूछ लेता हूँ, जवाब पूछ लेते हैं। भाई,
जवाब पूछ लेते हैं। मैं एक और सवाल और उसके बाद हम फिर आएंगे। हाँ। सबसे पहले तो सुमित जी मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा सबसे बड़ा दिल्ली के लिए। डॉक्टर साहब और हमारे बड़े साहब जो हाजी जी बोल रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नैना साहनी कांड किसने किया 1995 के अंदर? संतोष मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। भवरी देवी कांड किसके टाइम हुआ? और मैं बड़े साहब से पूछना चाहता हूं कि जब आप 2004 से, डॉक्टर साहब सुनिए, सुनने का मुद्दा रखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब से पहले, मोदी सरकार से पहले किसानों को पेंशन किसने दी? एक बात। अब से पहले, अरे भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई सुनने का मुद्दा रखो, अच्छे श्रोता बनो, वक्ता मत बनो। ठीक है, चलिए ओवर सुमित, इसी बात पर अब रैप अप करते हैं और आप लोग दोनों के पास आएंगे। आप लोग दोनों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं एक दूसरे के, लेकिन जनता को अब क्या बोलेंगे कि वोट देना कितना जरूरी है? किसी को भी दो, वोट देना कितना जरूरी है? खंडेलवाल जी सबसे पहले देखिए, हाँ, शांति, शांत। अरुण भाई अब उन लोग को शांत करें जरा, उन लोग को बोले जरा चुप रहे। देखिए, आवाज आ रही है। किसी भी एक मिनट किसी भी डेमोक्रेसी में, हाँ चलिए, वोट एक वो चीज है जिसके जरिए आप अपनी सरकार अपनी मर्जी की चुनते हैं और आपको वोट अवश्य देना चाहिए। मैं आपके इस एनडीटीवी के मंच के माध्यम से, मैं दिल्ली और जहाँ भी ये प्रोग्राम पूरे देश में देखा जाएगा, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप वोट के अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें, वोट अवश्य दें, क्योंकि आपका दिया हुआ एक वोट इस देश की तकदीर बदल सकता है और हमें मालूम है कि आपका वोट प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा। हारून भाई, देखिए, आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा जी कि हम सब लोगों में मतभेद हो सकते हैं जी, लेकिन इन मतभेदों को नफरत में न तब्दील करें हम, क्योंकि इस नफरत का जो असर होता है, मैं एक आखिरी शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि लोग जाते हैं, लोग इन दंगों में क्या होता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मणिपुर जाके देखिए, मणिपुर में क्या हाल हुआ है। चलिए एक आपका शेर दोस्तों, चलिए शांत, सुनो, बैठो नीचे बैठो। हारून भाई ने, अरे सुन लो यार, शांत, चुप, शांत। चलिए तरुण, एक मिनट, शांत। दोस्तों, क्योंकि हम कार्निवाल, इनका शेर सुन लीजिए, क्योंकि हम कार्निवाल में, मेरा शेर सुन लो। हाँ बोलिए। हारून भाई ने बहुत अच्छा शेर कहा। हाँ, मेरा शेर कि रात की बात सितारों ने गगन बेच दिया, चांद और चांदनी की लाशों का कफन बेच दिया, फिर न कहना कि रात की बात सितारों ने गगन बेच दिया, चांद और चांदनी की लाशों का कफन बेच दिया, आज अधिकार तुम्हें, फूल चुनो या कांटे, फिर न कहना कि बहारों ने चमन बेचे। चलिए इसी बात पर दोस्तों, अब ये जो कार्निवाल का दौर है, ये जो चुनावी मौज मस्ती है, चुनावी रंग है, ये ऐसे ही चलेंगे। और मैं, आप सब रुकिए, अभी भांगड़ा करने वाले हमारे आर्टिस्ट जाने वाले हैं। प्लीज शांत, वही रहिए, बैठे रहिए। सुमित, कार्निवल को खत्म करते हैं और फिर भांगड़े की शुरुआत करते हैं। हाँ, लोगों को बुलाते हैं, आइए, शुक्रिया। ब्रेक से पहले आपने देखा कि माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया था। प्रेजेंटिंग वन मोर टाइम फोकिंग देसी भंगड़ा, जोरदार तालियां।